प्रोग्राम नया दौर में आपको सबको खुशामदीद। अफसोसनाक वाकया जो इंडियन एयरलाइन का प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान की पॉलिटिकल या फिर आप उनकी हम जैसे लोग भी जर्नलिस्ट देखें, ये होता है कि आप एक जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। पूरी कौम दुआ कर रही है क्योंकि ये हादसा पेश आया है और इसमें हमारे जैसे लोग मौजूद थे। 242 के करीब मुसाफिर मौजूद थे और सिर्फ एक जान जो है वो बची है, सिर्फ एक बरतानवी शहरी इसमें बचा है। 10 के करीब डॉक्टर्स मौजूद थे, एक कनेडियन था, तकरीबन 56 जो हैं वो ब्रिटिश इंडियन इसमें मौजूद थे, लेकिन सब के सब चले गए हैं और एक ही खानदान के 5 अफराद जो है इसमें हलाक हो गए हैं और वो सब ईद मनाने के लिए इंग्लैंड से इंडिया आए थे और उसके बाद वापस जा रहे थे जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। और जो फुटेज आप प्लेन क्रैश की देखते हैं, जैसे वो टेक ऑफ करता है विद इन फ्यू सेकेंड मेडे की कॉल दी जाती है, उसके बाद कंट्रोलिंग टावर से इसका राब्ता मुनक़ता होता है और शहरी आबादी में जाकर गिर जाता है। अब शहरी आबादी में गिरने से तकरीबन 49 के करीब हलाकतें मजीद रिपोर्ट हो गई हैं। तो ये इसमें सिर्फ दुआ की जा सकती है और इसी से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और उसके बाद आगे चलकर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर हम बात करेंगे। इस्सार राना साहब, जुल्फ़िकार राज साहब मेरे साथ मौजूद है। राज साहब, ये जो प्लेन क्रैश का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसमें हमारी तकरीबन पूरी लीडरशिप, पूरी पाकिस्तानी अवाम और एक्सपर्ट, आप ट्वीट देखें, आई मीन हर किसी के सिंपथेटिक व्यूज़ है। इस मतलब एक होल नेशन, एक जानी नुकसान होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये फिजा बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ा हादसा है एयर इंडिया के जो तैयारे को पेश आया, बोइंग 787। लेकिन इसका जो अब तक की तहकीकात हुई है और उसमें यही कहा जा रहा है कि मौसम भी ठीक था, कोई ऐसा कोई गैर फितरी इसको हादसा इसलिए नहीं कह रहे, वो कहते हैं कि इसमें कोई इंसानी गलती हो सकती है या कोई तकनीकी इसमें गलती हो सकती है, फॉल्ट हो सकता है। और असल ये कहा जा रहा है कि जब जहाज टेक ऑफ कर रहा था तो वो पूरी तरह से टेक ऑफ कर ही नहीं सका। वो जिस पोजीशन पे स्टार्ट पे जाना होता है वो उतनी ऊंचाई पे जा ही नहीं सका। तो नतीजा ये निकला कि 30 सेकंड के बाद ही वो एक मेडिकल कॉलेज के एक हॉस्टल के ऊपर गिर गया, जहाँ बच्चे खाना खा रहे थे और वो बच्चे भी ज़ाहिर है बहुत सारे हलाक हो गए। जो मनाज़र हैं वो बड़ी तकलीफ थे, वो आग के गोले की तरह वहाँ पे वो सारी सिचुएशन थी, बहुत सारे लोग उसमें जल गए। 204 लोग अभी तक जिनकी डेड बॉडीज रिकवर हो गई हैं। रवेश नामी जो 11A सीट के ऊपर था, 11A, वो एक जिंदा बचा, ये एक बहुत बड़ा मुइज़ है। ये इट्स अ मिरेकल। लेकिन देखना ये है कि ये सारा जो कुछ हुआ, ये जिस पे अभी आपने भी कहा कि इसमें 53 बरतानवी शहरी थे, अपने 56 का, मेरे पास 53 का वो है, 169 भारतीय थे। अब इंडिया के अंदर टूरिज्म चूँकि बहुत ज़्यादा है, टूरिस्ट आते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये मोस्टली इसमें कोई टूरिस्ट थे, कोई ईद मनाने के लिए आए हुए थे। 11 इसमें कमसन बच्चे भी थे। इस पे अच्छी बात है, अफसोस का इजहार किया पाकिस्तान की बहुत सारी लीडरशिप ने। लेकिन देखना ये है कि हादसा पाकिस्तान के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो या किसी और जगह पे हो, वो उसमें इंसानी जानें वो इतनी कीमती होती हैं जो उसकी नज़र हो जाती हैं। और इसमें ख़ास कर जो बोइंग कंपनी है उसके माहिरीन भी इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल है और जो ब्लैक बॉक्स है वो रिकवर करके अब उसके ऊपर इसकी असल चीज़ सामने आएगी कि असल मामला हुआ क्या, हादसा हुआ क्या। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब तक बरतानवी एक टीम भी माहिरीन की शामिल है, इंडियन टीम है, बोइंग के लोग हैं, ये 4-5 किस्म की टीमें हैं जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन बहरहाल अगेन हम कहेंगे कि जी हमें भी बहुत अफसोस है। वो इंसान है, वो इंडियन हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, मुसलमान हूँ, इंसान, ह्यूमन लॉस है। पूरी फैमिलीज जो हैं वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जब से ये 11-12 साल से ये बोइंग 787 चल रहा है, वो ये कंपनी कह रही है कि ये पहला ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन आना साहब, विद इन 30 सेकंड के अंदर आप ये देखें कि 240 फैमिलीज ख़त्म हो गई विद इन 30 सेकंड। देखिए जी, जो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं वो इंसानी सोच से बहुत बालातर होते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारा कुछ जो है धरा रह जाता है जी। एक लम्हे के अंदर सब कुछ वो हो जाता है। और मैं तो दिली तौर पे इस बात को ऐसे महसूस करता हूँ कि खून जो है ना, वो चाहे हिंदू हो, वो मुसलमान हो, सिख हो, सबका एक रंग होता है और हमें इसी तरह लेना चाहिए। हमारी पॉलिटिकल क़यादत ने भी बड़ेपन का मुजाहरा किया है
नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम साहिबा ने, ख्वाजा आसिफ ने, इसहाक डार साहब ने, कोई और मेरा ख्याल है रह नहीं गया जिसने इस पे ताज़ियत नहीं की। सब ने, हाँ, सब ने। और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा है, यही मौक़िफ़ हमें गाज़ा के शहीदों के लिए भी अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, उनके लिए भी हमें इसी तरह ट्वीट्स करने चाहिए। जैसे हमें आज भारत में जो हुआ उस पर हमने फौरी तौर पे ट्वीट्स किए ना, तो जो फ़लस्तीन के अंदर लोग शहीद, मैं जो लोग भारत में इस हादसे में मरे हैं, मैं उनके दुख और गम में उनके लवाहिकीन के साथ खड़ा हूँ। ठीक है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, तो हमें किसी के मौत पे जश्न नहीं मनाना चाहिए। हालांकि माजी में जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हुआ या कोई दहशतगर्दी पाकिस्तान में होती है तो इंडियन मीडिया उस पर बहुत छलांगे मारता है, खुशी का इजहार करता है, और हमने देखा है। लेकिन हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है, और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और जिस तरह हमारी क़यादत ने, मुस्लिम लीग नून की ने इस पे ताज़ियत की है इंडिया के अंदर, बड़ी अच्छी बात है। और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सारे के गज़ा के मुसलमानों के लिए भी इसी तरह मियाँ साहब कम से कम बड़े जो हैं वो ज़रूर ट्वीट करें, क्योंकि उनकी एक ट्वीट की मानी रखता है। और जब वो गज़ा के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे या उधर शहीद होने वालों के लिए बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मरने वालों के लिए उन्हें दुख हुआ है, जब वो गज़ा के लिए भी इस तरह की बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है। गज़ा वाले भी हमारी तरफ देख रहे हैं कि कोई हमारे लिए भी इसी तरह बात करे। बिल्कुल ठीक। और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इंडियन मीडिया ने कम से कम पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम नहीं लगा दिया कहीं। नहीं, हमने तो एयर स्पेस ही बंद की हुई है, साढ़े ये पढ़ सकती है कि जी चूंकि पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई थी, लिहाजा हम अगर वहां से जाते तो महफूज रहते, लिहाजा ये हो गया। तो इस तरह का कोई बात हो तो मैं जो भी प्रोपेगेंडा कर लें, देखें मैं तो वो देखती हूँ कि आपकी जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके अंदर 0.001% चांसेस होते हैं कि वो जिंदा, लेकिन जिसे अल्लाह बचाए वो बच गया। हमारे यहाँ कराची में भी हादसे में पंजाब बैंक के जो वो थे वो बच गए थे। तो अल्लाह ताला शायद ये भी बताता है कि वो जिसको चाहे, जब चाहे, जहां से चाहे उसकी जिंदगी बचा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जो हम पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें, ये तो हमने इंडियन एयरप्लेन क्रैश की बात कर ली है। अलीमा खानम ये कह रही हैं कि इमरान खान ने जो कि एहतजाज की कॉल दी हुई है, मुज़ाहमती तहरीक की कॉल दी हुई है, आज पेशावर में रैली भी निकाली जा रही है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि आप फैसले हम जो है आलमी सतह पर ही लेकर जाएंगे और ये मामला यहाँ वहीं पर उठाया जाएगा। और बिलावल भुट्टो ने भी इस पर जवाब दिया है ब्रसेल्स में, जब वो सारी मीटिंग करने के बाद और वो जब बाहर आए तो उनसे मीडिया ने भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो एक गैर पार्लिमानी और गैर जमहूरी तरीका अपनाए हुए हैं पीटीआई वाले, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से तो बात करने के लिए तैयार है लेकिन हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। तो राज साहब, ये पेशावर की आज रैली और फिर अलीमा खानम का, मतलब बाहर कहाँ, किसकी तरफ देख रहे हैं? अमेरिका, उनका कहने का मतलब था। फिजा पीटीआई का बहुत बड़ा इशू ये है कि वो सारी की सारी लीडरशिप कंफ्यूज्ड है। वो सही फैसले, जब बंदा कंफ्यूज्ड हो, प्रेशर में भी हो, डिप्रेशन में भी हो और थोड़ा गुस्से में भी हो, तो वो सही फैसले नहीं कर पाता। तो पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो भी फैसले कर रही है, एक तो उसकी टाइमिंग ठीक नहीं, दूसरी लोगों की डायरेक्शन ठीक नहीं। और आज भी जिस तरह वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब यूएस से जाएंगे तो हम रैली निकालेंगे, फिर आज अलीमा खानम ने कहा जी उनके खिलाफ बात क्यों नहीं हो सकती, एहतजाज क्यों नहीं हो सकता। कल अली मीन गंडापुर ने कहा कि जी हम असला लेके जाएंगे, हम गोलियां मार देंगे। अच्छा, ये वो बातें हैं जो मज़ीद रियासत को थोड़ा गुस्सा दिलाने वाली बातें हैं और ये जवाब पेश करने वाली बातें हैं कि रियासत हमें दोबारा से उस तरह क्यों नहीं करती जैसे 9 मई के बाद फौरी हुआ था। तो मेरा ख्याल है कि रियासत भी अगर स्पेस दे रही है, रियासती इदारे स्पेस दे रहे हैं और चीज़ें थोड़ी ठंडी हो रही हैं, तो इनको ठंडी करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई एक गलत मौके के ऊपर एक गलत काम करने जा रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जिस तरह इमरान खान ने कहा जी कि मैं जेल के अंदर से तहरीक चलाऊंगा और अली मीन गंडापुर साहब ने कहा जी हम गोलियां मारेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि 9 मई दोबारा से पीटीआई को फेस करना पड़ जाए, 26 नवंबर दोबारा से फेस करना पड़ जाए तो होगी और उसका नतीजा इमरान खान को जेल के अंदर बैठे बिठाए भुगतना पड़ जाए। ठीक है। और आज आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका में गए हैं जी, वो एक बड़ी विक्ट्री के बाद गए हैं और वहां पे
कोई शख्स ये बाय करने को तैयार नहीं है उनके खिलाफ कोई भी बात है। ठीक हो ये गया। जितनी मर्जी कर ले, लोग इसको डिसलाइक करेंगे। वैसे राना साहब, आपको नहीं लगता कि इस तरह के एहतजाज करके पीटीआई अपने लिए ट्रबल ज्यादा क्रिएट करेगी? नहीं, मजीद और क्या ट्रबल्स होनी है उनके लिए। मतलब अगे केड़ी कोई उन्होंने माँ दी बात ठंडी दुआ ते माँ दी लग रही है। वो उस शदीद गर्मियों के अंदर जो कुछ फेस कर रहे हैं इमरान खान या उनकी बहनें, वो सबको पता है। लेकिन बात यह कि जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा ना कि गैर जमहूरी अंदाज है, तो क्या जमहूरी अंदाज ये है कि सिंध हाउस के अंदर लोगों को कैद करके उनकी कीमतें लगा के पैसे दे के उनके ज़मीर खरीद लिए जाते हैं? ये तो पीटीआई के या टाइम पे गैर जमहूरी अंदाज ये है कि जनाब अली आप हर बार बजट के वक्त हुकूमत को ब्लैकमेल करें और उसके बाद पैसे लेके बैठ जाएं? या गैर जमहूरी अंदाज ये है कि अगर सिंध के अंदर जो डेमोक्रेट है पार्टियां वो जीत जाएं, नेशनल पार्टियां, तो आप मुकमुका करके हुकूमत को ज़बरदस्ती अपने काबू में कर लें? या गैर जमहूरी अंदाज ये है कि कराची के अंदर तमाम तर जोर लगाने के बावजूद आज तक आप पानी माफिया से जान नहीं छुड़ा सके, खुद पानी लेके और नहाते हैं। अगर वो पानी ना दें तो तुझे नहाने जोगे भी नहीं गए, बिलावल साहब भी नहाने जोगे नहीं है अगर वो पानी ना दें। वाटर माफिया वो मुंह से कहते हैं कि मैं पानी खरीद के इस्तेमाल करता हूँ बिलावल हाउस में। तो क्या जमहूरी अंदाज, क्या ये जमहूरियत है जिसके अंदर जनाब अली एक जमात मुसलसल पिछले 40 साल से सिंध के अंदर बिला शिरकत गैर वो है और आज तक कराची कचरा कुंडी बन के रह गया और उसे साफ नहीं कर सके? केड़ी जमहूरियत की गल कर दो जिसमें अब भुट्टो साहब के बाद बेनजीर, बेनजीर के बाद जरदारी, जरदारी के बाद बिलावल, बिलावल के बाद बख्तावर, बख्तावर के बाद अल्लाह करे कुछ और भी हो? तो ये मतलब ये कौन सी जमहूरियत है? बख्तावर तो है ही नहीं। वो आसफा की बात कर रहा हूं मैं, आसफा कहने लगा था बख्तावर, थैंक यू फॉर करेक्शन। लेकिन ये कि इमरान खान को भी आप कोई ऑप्शन देना, उसे चारों तरफ से आपने बांध दिया है। 250 मुकदमे, जज साहब परसों बीमार थे जब उन इमरान खान के केस की समाअत थी, आज वो तंदुरुस्त हो गए। तो अगर अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिलेगा, पार्लियामेंट से भी नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है कि हमें कुछ इंसाफ किस तरह मिलेगा? बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कानूनी मामलात को भी बड़े अच्छे से समझते हैं, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बैरिस्टर साहब, वेलकम टू नया दौर। ये बताइएगा कि अब आगे पीटीआई के लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं? कोई अदालतों से इंसाफ मिलेगा या जिस तरह हलीमा कह रही है कि हम फिर आलमी सतह पर ये सारे मसले उठाएंगे तो वहीं पर इंसाफ लेंगे क्या जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने शरीके गुफ्तगू किया। जिस तरह इशार राना साहब आगे बात कर रहे थे जमहूरियत के हवाले से, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस नहज पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हर वो वजह मौजूद है एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए जो जमहूरियत उसको इजाज़त देती है। आप देख लें इस मुल्क के अंदर कहाँ पे अदालतें रह गई, कहाँ पे कानून रह गया, हर चीज़ के अंदर हम लोग पसपाई का शिकार हैं। इमरान खान का केस होता है, जज साहब बीमार हो जाते हैं। इमरान खान का केस लाहौर हाई कोर्ट में होता है, प्रोसिक्यूटर जो है वो छुट्टी पे चले जाते हैं। इमरान खान का केस बेल एप्लीकेशन होती हैं, रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इसलिए प्रोसीड नहीं हो सकता केस। शायद मसूद साहब आपकी बात बीच में काट रहा हूँ कि जज साहब बीमार हो जाते हैं और अगले दिन वो तंदुरुस्त हो गया उसमें आ जाते हैं, फिर अदालत के अंदर एक दिन के लिए बीमार होते हैं जिस दिन इमरान खान के केस की समाअत होती है। It could be coincidence, राना साहब, take it easy। आज यही हुआ है। देखिए ये कॉजलेस निकलती है और ये केस कोई इतना पुराना केस नहीं है। इसको जैसे ही आपने मतलब चलाया, आपने पहले तो हम लोग बार बार ये जाते रहे और जाकर ये कहते रहे कि जी इसको केस को फिक्स करें। हम लोग सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के अंदर आ रहे हैं और ये हमारा एक आईनी और कानूनी हक है कि अगर कोई हमें सेंटेंस हुई है तो हम उसको सस्पेंड करवा सके कोर्ट के थ्रू। वो 6 महीने तो ये साल एक वो केस लगा ही नहीं, और जब लगा और वो भी हमें बार बार इस चीज़ को प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ा, बार बार हम अदालतों के अंदर जाते रहे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बायसियर जो है वो आम पब्लिक के हम पेश हुए, तो फिर जाकर ये ईद से पहले केस लगा 5 तारीख को, और उसके बाद दोबारा इसकी डेट 11 डाली गई। 11 के अंदर आपको पता है जज साहब छुट्टी पे चले गए, अब दोबारा इसकी डेट निकलेगी। तो ये ऐसे ताखीरी हरबे हैं जिससे ना सिर्फ इंसाफ का कत्ल हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि पाकिस्तान की अदलिया जिसका बिल्कुल खत्म कर दिया 26वीं आईनी तरमीम ने उसको,
कि आज आपके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग बैठे हैं, आज आपके लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक्टिंग बैठे हैं। मतलब ये वो जो जुडिशरी है, ये आपकी सुपीरियर जुडिशरी है जिसके अंदर आपके एक्टिंग चीफ जस्टिस है। क्यों नहीं आप इनको जो है वो परमानेंट जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते, ताकि इंसाफ और कानून अपना रास्ता ले सके। आज हम बहुत सारी मसले अच्छा शाहिद साहब ये अदालती सूरत हाल तो सबके सामने है, आप उसकी अक्कासी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह पीटीआई इन हालात के अंदर इस टाइमिंग पे एक तहरीक दोबारा से चलाना चाह रही है, अचानक मज़ामती होना चाह रही है पीटीआई, और अली मीन गंडापुर साहब कल फरमा रहे थे कि वो असला लेकर जाएंगे और गोलियां मारेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि एक नया 9 मई बनेगा और फिर दोबारा से पीटीआई ज़ेरे ताब आ सकती है? ये किस तरह की तहरीक होगी? देखें, जब से 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक के मोड के अंदर है, और बार बार जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। वो इलेक्शन के मैंडेट को चोरी करने के हवाले से हो, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हो, वो बजट के अंदर गरीब को मार देने के हवाले से हो, वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हो, वो जमहूरियत के लिए हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीयत अपोजिशन जमात जो मेन स्ट्रीम इस वक्त चारों सूबों की जमात है, वो तहरीक के अंदर मौजूद है। अब दूसरी बात जो आपने सवाल किया, देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आज तक जितना भी 8 फरवरी के बाद जितने भी एहतजाज हुए वो सारे पुरअमन थे। और उससे पहले जब आप 9 मई के हवाले से बात करते हैं तो इमरान खान की सबसे पहली डिमांड हमेशा से ये रही कि आप जो है 9 मई की जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जो उसके अंदर कल्प्रिट्स है उनको बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं वो बिल्कुल मुज़ाहमती तहरीक होगी, उसको हम पब्लिक एट लार्ज को इसके अंदर मोबिलाइज करेंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है बजट के अंदर जो हुआ, 40% लोग आपके कौन लीड करेगा इसको मुज़ाहमती को? अभी बैरिस्टर साहब क्या अंदर पार्टी के अंदर क्या कुछ हो रहा है? अली अमीन को तो उन्होंने कह दिया इमरान खान को कि गवर्नेंस पर तवज्जो दे। सलमान अकरम राजा जो हैं वो तो डील करेंगे तमाम अदालती मामलात, उनकी बहन ही है क्योंकि बुशरा बीबी अंदर मौजूद है। तो आपको लगता है या क्या अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसी में मैं एक इजाफा कर दूं, ये बताएं, अब मैं शायद साहब मैं इसी सवाल में थोड़ा सा इजाफा कर दूं, ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी केपीके का बजट पेश नहीं होगा जब तक मुझे एतमाद में नहीं लिया जाता। अगर ये कल पेश हो जाता है तो क्या ये समझा जाएगा कि केपीके हुकूमत ने इमरान खान से बगावत कर दी और वजीर आला गंडापुर जो भी बढ़के मारते रहे उन्होंने इमरान खान की बात को रद्द कर दिया और वो किसी और एंड पे जाके खड़े हो गए? देखिए एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है, जो बजट है ये अवाम के हवाले से एक सूबे के पास इख्तियार है जो हुकूमत देती है अवाम की फलाह के लिए, और केपीके की अवाम ने इमरान खान को वोट दिया और इमरान खान के नुमाइंदे इस वक्त जो असेंबली के अंदर मौजूद हैं बहसीयत चीफ मिनिस्टर वो अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरी इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हो जाए। आप देखें कि आइन और कानून की किस तरह धज्जियां बखेरी जा रही हैं कि एक सूबे का सरबराह है वो अडियाला जेल जाता है लेकिन उसको मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती और वो बेचारा सारा दिन खड़ा होकर बाहर से आ जाता है। तो इससे बड़ी और शोमीय किस्मत क्या होगी पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ, इससे बड़ा खिलवाड़ और क्या होगा। लेकिन मैं साथ साथ ये बात कहता चलूँ कि ये बजट जो है ये इमरान खान साहब की मुशावरत के बगैर पेश नहीं हो सकता। इमरान खान साहब को जब तक कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाएगा ये नहीं होगा, और अली अमीन गंडापुर को भी इस चीज का बिल्कुल सही अंदाजा है। और ये आने वाले वक्त में आप देखिएगा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा कि अवाम के हवाले से और अवाम ने वोट इमरान खान को दिया था और वही उस केपीके की अवाम के जो स्याह सफेद है उसका फैसला करेंगे। और जो बात आगे की इस हवाले से कि तहरीक को लीड कौन करेगा, तो फिर मैं ये बात कहता हूँ कि इस तहरीक को लीड भी इमरान खान साहब ही जेल से बैठ के करेंगे। हर एक चीज का फैसला वही करेंगे कि कौन बाहर से इसको लीड करेगा। और जहां तक रही हमारी पार्टी लीडरशिप की बात, तो हम सारे यूनिफाइड हैं, हम सारे एक पेज के ऊपर हैं, हम सारों ने पब्लिक को मोबिलाइज करना है। केपीके से हमारा स्टार्ट हो गया, इंडिविजुअली सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। फेयर इनफ, वेरी वेल ब्रीफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद नसूद हमारे साथ मौजूद थे। आगे चलकर कुछ मजीद इंटरनेशनल इश्यूज पर बात करेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। इंटरनेशनली सिचुएशन इस वक्त ये बनी हुई है कि इजराइल जिसकी पूरी की पूरी हिमायत अमेरिका कर रहा है,
ईरान पर अटैक करने का इरादा रखता है। ये जो मीडिया ने खबर जो रिपोर्ट की है उसके मुताबिक जो ईरान के अंदर सफारतकारी अमला था बहरीन का, इराक का और दीगर जो मिडल ईस्ट के जो थे ममालिक, उन्होंने अपना अपना अमला वापस बुला लिया है। और अमेरिका ये कह रहा है कि यूरेनियम अफसुर्दगी पर या फिर ये जो एटमी प्लांट है इसको ईरान फौरी तौर पर बंद कर दे। जबकि ईरान की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि हम अगर जंग की सूरत हाल जाती है तो हम बैलिस्टिक मिसाइल से जो है वो जवाब देंगे और जो हमारे ओपोनेंट हैं, जो दुश्मन है, उनका नुकसान हमसे ज़्यादा होगा। हम तो हालत जंग में ऑलरेडी हैं। तो सिचुएशन इस वक्त बड़ी क्रूशल बनी हुई है ये इस पूरी सूरत हाल में मिडल ईस्ट में। राहत साहब किस तरह देखते हैं ईरान का रिस्पॉन्ड और ये जो एकदम से जंग की हवा चल पड़ी है ईरान के ऊपर कि एटमी प्लांट्स को फौरी तौर पर बंद करें? अमेरिका जनूबी कोरिया से तो ये करवा नहीं सका। देखिए जी, ईरान ने बड़ी तादाद में एटमी प्रोग्राम के लिए बहुत से पुर्जाजात और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना से इंपोर्ट की हैं। और ये इजरायली मीडिया और अमेरिकन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया कि जी ईरान बहुत जल्द एटमी क़ुव्वत बन जाएगा और न सिर्फ एटमी क़ुव्वत बनेगा और वो धमाके करने के करीब पहुँच गया। और ये जाहिर है मिडिल ईस्ट के अंदर कोई मुल्क ऐसा, और वो मुल्क भी वो हो जो इस्लामी हो और इस्लामी ममालिक में भी वो हो, नहीं हम भी तो हैं जिसने हमें कभी भी तो इजराइल consider करें। को तस्लीम ना किया हो और कभी इजराइल के नीचे ना लगा हो और हमेशा उसका जवाब दिया हो। और इसराइल के जो मुखालफीन है, हिजबुल्लाह हो या जितनी भी तंजीमें मैं हैं, उसका सबको हमायत- सपोर्ट भी करता हाँ, हो हिमायत- पब्लिकली और जिहाद की बात भी करता हो और इसराइल के खिलाफ लड़ने की बात भी करता हो और फतवे भी दे चुका हो। तो ऐसा मुल्क जिसके ऊपर अमरीकी पाबंदियां भी हों, तो उस मुल्क को डाइजेस्ट कैसे किया जा सकता है, कैसे हजम किया जा सकता है? तो मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि वो ईरान को तबाह कर दे, ईरान के ऊपर पता नहीं एटम बम मार दे और क्या क्या वो कहता रहता है। और अब फिर कह रहे एक दफ़ा, सवाल ये नहीं है कि इजराइल क्या धमकियां दे रहा है, सवाल यह है कि क्या इजराइल ऐसा कर सकेगा। मुझे नहीं लगता कि इजराइल जो करना चाहता है वो कर सके, क्योंकि ईरान आज वो ईरान नहीं रहा। ईरान के पास बहुत सा दफाई साजो सामान है। ईरान एक ऐसे खुद इंसारी के सफ़र पे गामजन है पिछले साल से, कई दहाइयों से, कि उसने अपनी घर के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा कर ली हैं कि उसने इन हालात के अंदर, पाबंदियों के अंदर जिंदा रहना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक कौम है, वो हजूम नहीं है, एक कौम है। और जो कौमें होती हैं वो इस तरह के क्राइसिस को फेस कर लेती हैं। तो उस पर अमेरिका के बहुत से बैरी बेड़े, आज ईरान उस पर बार बार बात कर रहा है कि हमारी जद के अंदर है, हम जब चाहे उड़ा सकते हैं। इस तरह इसराइल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ईरान बराह रास्त पहुँचा सकता है। तो ईरान के अंदर भी आपको याद होगा कि इस तरह के ऑपरेशंस किए गए, उनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को मारा गया, प्रेसिडेंट को हिट किया गया। लेकिन ईरान अंडर अटैक है, बहुत पुरानी इसकी तारीख है। मुझे लगता है कि ये जंग अगर शुरू होगी तो इसके असरात पाकिस्तान पे भी आएंगे, अफगानिस्तान पे भी आएंगे, रशिया तक जाएंगे, चाइना तक जाएंगे और अमेरिका तक जाएंगे और मिडिल ईस्ट पूरा इससे मुतासर होगा। ये जंग रुकेगी नहीं किसी एक जगह पे। देखिए इस जंग के अंदर और भी बहुत सारे लोग कूद सकते हैं और पाकिस्तान का भी इस हवाले से एक अहम रोल होगा। बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है वो ख़त्म नहीं हुई है, फिर फ़लस्तीन और इजराइल की वॉर है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये नोबल पीस के प्राइज़ के लिए खुद को नामजद करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप एकदम से क्या हो गया? ये क्यों ईरान के ऊपर इतनी गिदड़ बपकियाँ मारने लग गए हैं? व्हाट हैपेंड टू हिम? मैं तो कह रहा हूँ पैसे वैसे डाल के ट्रंप को जो है ना वो नोबेल प्राइज दे ही देते हैं। पैसे वैसे डाल के पल्ले से कोई बना के दे देते हैं। अच्छा। कहला तू मुतमिन हो जाए यार, साड़ी खैर है। और जो रक्षा के पीछे लिखा होता तू लंघ जा, साड़ी खैर है की है, वो कर दें। वजह उसकी है कि अब अगर वो इतने ही अमन का दाई हैं ट्रंप साहब, तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि आज़ाद फ़लस्तीन रियासत का क्या मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने कहा जी जिसको शौक है इस्लामी मुल्क को, वो अपने मुल्क में एक रियासत बना के नहीं दे दे, हमारे खातों में नहीं है। तो जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही को पॉसिबल ही नहीं है कि जब आप एक घर के मकीनों को घर से बाहर निकाल दें और वहाँ पे किसी ताकतवर को बिठा दें, फिर आप कहें जी अमन हो जाएगा, तो अमन नहीं होगा। और 9/11 जब हुआ था तो आपको याद है कि ये बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसका सिलसिला जाके थमेगा ईरान पे
और उसके बाद पाकिस्तान पे। अगर हम ये सिर्फ इस बात पे बगले बजाएं कि अमेरिका अब सेटकॉम के जो जनरल है वो हमारी बड़ी तारीफें कर रहा है, सेटकॉम के जनरल, ठीक है ना, पता नहीं अब उसके पीछे क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ, डिप्लोमेसी है। मैं बताता हूँ वो क्या है उसके पीछे, और अब हमारी इतनी बल्ले बल्ले हो रही है। तो आप एक बात याद रखिएगा फील्ड मार्शल कि ईरान के बाद हमारी बारी आनी है, क्योंकि ईरान इतना बड़ा दुश्मन नहीं तस्वुर किया जाता इसराइल के नज़र में जितना हम किए जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये अलग बात है कि उससे पहले पहले हम कुछ मतलब अभी माजी में भी कोई अटैम्प्ट हो गई थी इसराइल के और हमारे दरमियान को मामलात की, वो बीच में हमास हमला ना करता तो कुछ हो सकता था। सही है। तो अब दोबारा अगर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जंग अगर हुई तो ऐसा पाकिस्तान नहीं कर सकता कि वो कोई दोनों दरमियानी खेल सके, उसे एक कैटेगोरिकल पोजीशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो वो ईरान जो हमेशा हमारे मुश्किल वक्त में साथ रहा, एक वक्त में 1954 में जब भारत से हमारी कशीदगी हो रही थी तो ईरान ने अपने एयरपोर्ट्स खाली कर दिए थे। ईरान इज द फर्स्ट कंट्री जिसने एक्सेप्ट किया था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। हाँ, नहीं, उन्होंने अपने वो खाली करके हम कहा था कि आप इधर शिफ्ट कर ले, कोई मसला नहीं है। इतना बड़ा स्टांस कौन लेता है? तो अगर और फिर उनके साथ हमारे एक हमारे मोहब्बत के जज्बात के हमारे मजहबी जो उनके साथ रिलेशन है, फिर चाइना इस जंग में डेफिनेटली ईरान के पीछे खड़ा होगा। तो इस सारी गेम में इतना आसान नहीं है हमारे लिए, जो हम लोग ये बड़ा खुश हो रहे हैं ना। कल मैं देख रहा था ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट जिसमें उसने हमारे फील्ड मार्शल साहब की बहुत तारीफ की है, तो मैं हैरान हो रहा था कि यार मैं तो ਇੱਥੇ ही देखे सी लोगों को मिनट च अपने आप को बदल दें। तो मतलब वो ज़ल्मे खलीलजाद भी बीच में से वो ही निकले। तो बात मुझे ये समझ आई कि आगे जाके अमेरिका को इस खित्ते में हमारी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। इसीलिए उन्हें कहा जी केड़ा इमरान खान, असी जेड़े मजाक किया, कैसा लगा मेरा मजाक है? मैंने जनाब इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, जो ट्वीट हुए ज़ल्मे खलीलजाद के, रिचर्ड ग्रेनल के, जो विल्सन के, वो सब कुछ एक प्रेशर डेवलप करना था। डेमोक्रेटिक बिल ला रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मकसद ये था कि इतना प्रेशर डेवलप हो जाए क्या पाकिस्तान कहे कि भाई बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है? डिप्लोमेसी बड़ी चेंज हो रही है। राहत साहब, पीस, उनके नोबेल पीस के लिए आप बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन थे, आप ही तो बार बार कह रहे थे वो अपने नोबेल इनाम के लिए खुद को जो है वो नॉमिनेट करवाना चाह रहा है। तो ये नोबेल पीस के लिए ये नामजद शुदा ये शख्स, ये तो अब दोबारा से वही काम अमेरिका। फिजा, हमारा बैकग्राउंड है देहातों का। अच्छा। हम देहाती कल्चर को समझते हैं। वहाँ पे चौधरी ये करता है कि पहले लड़ाता है, फिर उनको जूते मरवाता है और फिर सुलह कर लेता है। और अगर वो ये लड़ाई नहीं होगी तो सुलह कैसे होगी और वो चौधरी कैसे बनेगा? अच्छा, तो ये चौधरी जो होते हैं ना वो ये करते रहते हैं ये काम। नहीं, ये ईरान के साथ जानबूझकर वो इसराइल की लड़ाई करवा रहा है। इसराइल लड़ना चाहता है, ईरान उसका मुकाबला करना चाहता है, तो अमेरिका को क्या? अलबत्ता मस्कत में एक नया दौर मुज़ाकरात का अमेरिका और ईरान का शुरू हो रहा है। ट्रंप बीच में पड़ेंगे, मामला सुलह करा देंगे। लेकिन एक हाइप पकड़ गया ना, अचानक एक मामला हाइप पकड़ गया। यही तो मैं कह रही हूँ। इंडिया पाकिस्तान की जो ट्रंप साहब बीच में आए और मामला रुका है, तो कहाँ रुका है? कहा गया कि इंडिया पाकिस्तान एटमी जंग के करीब थे, बस एटमी हथियार निकल आए थे, उस पर कपड़ा शपड़ा फेर लिया था और वो सीधे जाके ठुकने लगे थे दिल्ली में। तो फिर ट्रंप साहब उठे और उन्होंने कहा ना 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 ना, दुनिया तबाह हो जाएगी। तब ईरान और इसराइल भी करीब करीब यहाँ के जाएंगे, फिर ट्रंप साहब बीच में आएंगे, फिर दुनिया आशीष करेगी ट्रंप साहब ने बचा लिया। अच्छा, तो ये बड़े लोग जो चौधरी होते हैं उनका यही स्टाइल होता है। अच्छा, दूसरा, हम डे वन से वैसे ट्रंप साहब के बारे में शुरू दिन से एक बात कर रहे हैं, तो हमारे कुछ दोस्तों को उस वक्त गलत फहमी थी कि ट्रंप साहब आएंगे, डाला जेल का दरवाज़ा खोलेंगे चाबी से। अच्छा। और ट्रंप साहब आएगा तो लग पता जाएगा। क्यों राणा साहब? ट्रंप साहब भी आए, ग्रेनल भी आया, उसने ट्वीट डिलीट भी कर दिए। सबने कहा जी वो डिलीट इसलिए किए हैं कि वो पहले ऐसे था, वो आएगा तो फिर देखना क्या होगा। हाँ। फिर दोस्तों ने कहा कि ग्रेनल जो है ना सबसे पहले दौरे पाकिस्तान का कर रहा है, पता नहीं 18 को हलफ ले रहा है तो 23 का उसने दौरा रख लिया। खैर बड़ी बातें हुई। हम डे वन से कह रहे हैं कि अमेरिका एक सिस्टम का नाम है,
वहाँ पे जाति पसंद नापसंद नहीं होती, नेशनल इंटरेस्ट को देखा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है कि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट से लेके सारे इदारों की इनपुट होती है और प्रेसिडेंट वही काम करता है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है। जाति गपशप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना जाति दोस्ती यहाँ आड़े आती है नेशनल इंटरेस्ट के। ये हमारे यहाँ रिवाज है कि जाति दोस्ती है तो फलानी जगह बिजनेस कर लो, जाति दोस्ती है तो पुत्र नूं भेज दो, जाति दोस्ती है तो उन्होंने। ये तमाशा सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर नेशनल इंटरेस्ट इज नंबर 1। सबसे पहले पाकिस्तान नहीं, सबसे पहले अपना कंट्री। तो यहाँ पे पाकिस्तान चौथे नंबर पे होता है, पहले अपने बच्चे भतीजे बिजनेस सारा कुछ होता है। तो अमेरिका एक सिस्टम का नाम है और वो सिस्टम के तहत ये सारी चीज़ों को देखते हैं। उन्होंने इमरान कार्ड को अच्छे तरीके से प्ले किया, इस्तेमाल किया और आज वो समझते हैं कि आसिम मुनीर साहब मैटर करते हैं, उनका एक रोल है, उन्होंने रोल निभाया दिखाया और वो फील्ड मार्शल बने। उन्होंने जिस तरह इंडिया का मक्कू ठप्पा और इंडिया को लॉन्च किया था चाइना के लिए, तो अमेरिका को समझ आ गई कि यार हमारा जो चौधरी था उन्होंने मार मार जुतियां चौधरी सीधा करता है मोदी साहब ने, तो अब इनको इज्जत देना तो बनती है। अब आसिम मुनीर साहब को वहां पे खड़े होकर फूल पेश किए जा रहे हैं। तो ये भारत के मुंह के ऊपर तमाचा है, भारतीय तिलमिला रहे हैं, इस पे चीखें निकल रही हैं भारत के अंदर, उनके इन्विटेशन पे ये पूरा मीडिया चीख रहा है। आप देखें तो सही इंडियन मीडिया लगा के कि ये क्या हो गया, ये क्या, लेकिन ये हो रहा है। सही है। आज पाकिस्तानी रोल को जिस तरह अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है, ये मैं दोबारा से कहूंगा कि 9/11 के बाद भी नहीं हुआ था। कमाल बात है कि ना प्राइम मिनिस्टर यहाँ मौजूद है, ना एयर चीफ मार्शल फील्ड मार्शल मौजूद है, ना पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। आपका काम रुका हुआ है। नहीं, काम नहीं रुका, कौन चला रहा है? इस दौरान बजट पेश हो गया, सब कुछ हो गया। अब तो चलो, कोई अब तो मौजूद फिर ही भी नहीं है। और सीन है, बिलावल दौरे और पे बाकी गए, कैबिनेट के लोग वो दौरे गए पे गए हुए। एक स्टेज ऐसी होती थी कि एक साहब दुबई में ईद कर रहे होते थे, 3-4 साहबान लंदन में होते थे, कोई भी मुल्क में नहीं होता तो मुल्क फिर भी चल रहा होता, पूरा पूरा टब्बर बाहर होते थे। सही है। सो ये मुल्क चलता रहेगा 70 साल से जैसे चल रहा है, ये चलता रहेगा, इसकी फिक्र ना करें कौन कहाँ पे। लेकिन सही है, जो आसिम मुनीर साहब जिस विजिट के ऊपर है, आसिम मुनीर साहब जिस विजिट के ऊपर है, वो वहां से बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए करेंगे। क्या लेकर आएंगे जी आसिम मुनीर साहब का? जो वो SIFC की उनकी मीटिंग्स भी हैं सरमायाकारों के साथ और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। चले, हो सकता है कि हमें नए कर्ज मिल ही जाए IMF से। कोई कर्ज की मैं बात नहीं कर रहा, स्ट्रेटेजिकली वो अच्छा प्ले करेंगे ना आपने, इलाकाई तामन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, तो उसमें सारा ठीक हो गया। क्या खुशखबरियां आएंगी उनके दौरे के साथ इंग्लैंड से? मुझे तो नहीं पता है, जुल्फकार राहत के पास सारी डिटेल है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर कहाँ है फिर, और प्राइम मिनिस्टर कहाँ मैटर कर रहा है? वो UAE है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना कि सारे अगर चीज़ें ऐसे होनी है, हाँ। तो फिर इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का नहीं तो ऐसे नहीं होती। मुझे नहीं, मैं इस पे जा ही नहीं रहा, मैं होती है नहीं, मैं तो एक इस सिस्टम के ऊपर बात करूँ, मैंने उसे रखो ना जिथे मैं गल कर सकना। तो बात ये कि हाँ ठीक है ना, तो मैं तो मतलब ये समझता हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन ये को पहले भी माजी में अमेरिका इसी तरह करता रहा है। अयूब खान का जैसे तारीखी इस्तकबाल हुआ था, जनरल मुशर्रफ का जिस तरह हुआ था, और मतलब वो नहीं है, उन्हें अच्छा लगता है कि हमारे ममालिक के हीरोज़ को इस तरह देना, तो अच्छी बात है, देना भी चाहिए। They deserve that, obviously। हाँ, मतलब अभी तो जंग जीती है हमने। हाँ, लेकिन ये कि मैं इस बात में ना थोड़ा सा मुझे बड़ा वो लगता है, जब ये हम कहते हैं ना कि जी हमने कपड़ा शपड़ा एटमी उसको मार दिया था, तो क्या दुनिया को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हम इतने जज्बाती लोग हैं कि सिर्फ 4 दिन के ड्रोन्स चलने पे हम एटम बम मार सकते हैं किसी मुल्क को? इससे तो हमारी क्रेडिबिलिटी बड़ी खतरे में पड़ रही है। दुनिया हमें ये समझेगी कि ये तो बड़े जज्बाती लोग हैं, इनमें तो मतलब ठहराव नहीं है, ये तो जरा सी 4 दिन के ड्रोन्स के ऊपर ये एटम बम का हमला कर सकते हैं, तो ये तो बड़ी डेंजरस है हमारे खिलाफ कैंपेन। ये तो बड़ी खौफनाक किस्म की हमारी लीडरशिप के हवाले से दुनिया में फैली है कि शायद जैसे को हम कोई जंगजू या फनेटिक किस्म के लोग हैं कि जरा सी जंग के ऊपर हम एटम बम चला सकते हैं। यही बेस तो वो ईरान के अगेंस्ट बना रहे हैं। नहीं, वो बना रहे होंगे, मैं तो रिसेंट अभी की बात कर रहा हूँ जो हम कर रहे हैं। अभी तो जंग उस तरह हुई नहीं थी जिस तरह होनी चाहिए थी, यानी बड़ी जंग जैसे जमीनी जंग या कुछ इस तरह की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह ना करे कभी भी जंग हो, अल्लाह ना करे कभी भी जंग हो, और जब भी जंग होगी इंडिया मार खाएगा। हमारे बहादुर सपूत, हम उनसे बहुत आगे, हमें अपनी पाक अफवाज पे बड़ा फख्र है, हमें अपने आर्मी चीफ पे बड़ा फख्र है, हमें अपने एयर चीफ पे बड़ा फख्र है। उन्होंने एक तारीख रकम की,
लेकिन इसके बावजूद भी अब मैं ये समझता हूं कि क्या कहते हैं, ये वाला जो तासुर बनाया जा रहा है ना कि जी हमने एटम बम निकाल लिया था, ये हमारे खिलाफ जा रही है बात। ठीक हो गया। दुनिया समझ रही है कि फिर वो गैर महफूज है, किसी टाइम भी कोई जज्बाती लम्हे में हम एटम बम चला सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आखिरी बात ये जो ईरान वाली है ना, एक वैसे शेयर कर रहा हूँ कि ईरान का जो मुझे बहुत पसंद था ना सदर अहमदी नजाद, उसका मुझे पता चला है वो बकरियां चरा रहा है। वो एक पहले यूनिवर्सिटी पढ़ाता रहा है, वहाँ से रिटायर होने के बाद अपने गांव गया, वहाँ बकरियां चरा रहा है। उनको आके मियाँ नवाज शरीफ साहब को सबक सीख ले, कैसे 4-4 दफ़ा बना जाता है। जरदारी साहब से को ट्यूशन ले ताकि उसे पता चले कि भाई है अजीब पागल आदमी हो। अब हम ईरान के सदर हुए, फिर वो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे तनख्वाह पे, अब बकरियां चरा रहे हो अपने घर जाके। यार हद हो गई यार, ये तो अजीब गरीब लोग हैं यार, गैर जमहूरी से। गैर जमहूरी से बिल्कुल ठीक है, आपका मशवरा वहां तक पहुंच गया होगा। अभी एक ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं तो कुछ बजट पर बात करते हैं गया है। लेकिन बजट के बाद की सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी थोड़ी सी अनबन, ये पोर्ट्रे, ये इमेज ये आ रहा है कि शायद अता तारर के साथ हुई थी। जो मीडिया के लोग बैठे हुए थे, रिपोर्टर्स, वो जो प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करके चले गए तो उन्होंने कहा उनको मना के लेके आना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि पीआईडी के चेयरमैन ने बड़ी बदतमीजी की है, मैं उनसे निमट लूंगा, मैं उनको देख लूंगा, आप जाएं उनको मना के लाएं। कुछ इस किस्म की वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहाइंड मतलब रियल स्टोरी है क्या? पहले जरा वो देखें फिर आपको बताते हैं। इसको अभी रिक्वेस्ट की और अभी कुछ नहीं होगा, अभी बैठे हैं, इस पे टैक्स ना लगाया हमारी बातचीत चल रही है। आई थिंक इज एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नहीं, अभी किस चीज़ के लिए बाहर जाना है? और दूसरी बात जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी क्लियर दी फाइनेंसिंग के हवाले से नहीं आते हैं, लेकिन आप डायरेक्टर उसके हवाले से भी काम हो रहा है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई है एग्रीकल्चर में, मिनिस्ट्री ऑफ। बिल्कुल ठीक हो गया। ये फुटेज आप देख रहे हैं, इसमें अता तारर और इनके दरमियान, जो हमारे औरंगजेब साहब हैं, इनके दरमियान एक बहस हो रही थी। अच्छा, इस पर सवाल भी, कल भी हमने ये डिस्कस किया था, जो एकदम से तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली की, सबकी जो तनख्वाहें वो एकदम से 2.5-3 लाख से वो 21 लाख तक चले गए हैं। उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर का भी ये बयान सामने आया है कि ये अंदरूनी जो फाइनेंस कमेटीज़ हैं, ये उन्होंने चुप करके ये फैसला किया और उसके बाद एकदम से अनाउंस कर दिया। किसी की कोई मुशावरत नहीं हुई है, ना हमसे पूछा गया और ना मैं इसमें जो मामलात है इसमें दखल अंदाजी कर सकता हूँ। ये भी जो है वो उनका बयान सामने आ गया। तो राज साहब, ये ओवरऑल बजट, पोस्ट बजट, ये आपस में मनाना, रूठना, ये सब कुछ तो चल रहा है। इस सारी सूरत हाल में कोई अवाम का भी किसी को कोई ख्याल है या आपस में एक दूसरे को मना रहे हैं ये बैठ के? देखिए जी, कोई 150-200 अरब रुपया है जो अजाफी अखराजात में डाला गया। उनके हैं? नहीं, सालाना जो अजाफी अखराजात पड़ेंगे। ओके। इसी तरह IMF ने जो इतराज़ किया 344 बिलियन रुपए, उन्होंने कहा जी कि आपने अजाफी तौर पे ये क्यों रखे हैं, और ये अखराजात जो आप कर रहे हैं, ये हमारे साथ जो मुआहदा हुआ था बेसिकली ये मिसकमिटमेंट है और उसकी वायलेशन है। तो ये है बेसिक पॉइंट, और जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बात की है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो बात की है, ये बड़ी कमज़ोर बात है कि आप लीडर हैं, आप लीड कर रहे हैं, कैप्टन हैं, और कैप्टन अगर कह रहा है कि जो मेरे नॉलेज में नहीं है ये कहाँ से कैसे हुआ। 344 अरब रुपए एक माने रखते हैं, ये बहुत बड़ा फिगर है। ये कहाँ से हो गया, किसने फाइनल कर दिया, और ये कैसे तनख्वाहें बढ़ गई और कैसे मरात बढ़ गई, ये इसका एक प्रोसीजर है। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की भी तनख्वाह बढ़नी है तो उसका एक प्रोसीजरल पूरा सिस्टम है कि एक जगह से इनिशिएट होती है, 10 जगह पे चेक होती है, फिर फाइनल अप्रूवल होती है। तो मेरी इतला के मुताबिक तो ये कैबिनेट तक ये चीज़ें गई हैं, और कैबिनेट से या मुख्तलिफ कमेटियों से जो अप्रूवल्स हुई हैं, तो फाइनली प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने साइन की है भाई समरी। तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान अगर समरी साइन कर रहा है तो कल को प्रेसिडेंट साहब कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं ये क्या था, मैंने तो साइन नहीं किया। अलवी साहब इस तरह किया करते थे जब पहले थे। तो ये बात मुझे नहीं समझ आई। अब IMF ने इस पर इतराज़ किया। अब औरंगजेब साहब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे और ये कट कैसे लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली मामला फिर वही आएगा जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपका जो टैक्स नेट है वो नहीं बढ़ रहा। नॉन फाइलर को आप पता नहीं क्या क्या स्लोगन चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, नॉन फाइलर को देखते ही गोली मारने का हुक्म, कब्रस्तान नहीं जा सकता, पता नहीं नहा नहीं सकता, शेव नहीं करा सकता, या क्या नहीं कर सकता।
तो सारा बजट आपका नॉन फाइलर के गिर्द घूम रहा है। देखिए ना, तो टैक्स नेट घर जो के है, अंदर खातून जो है वो फाइलर बातें तो आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि टैक्स नेट को बढ़ा क्यों नहीं रहे? नहीं। इस सिस्टम से लोग खौफजदा क्यों हैं? लोग टैक्स क्यों नहीं देते? लोग टैक्स क्यों नहीं देना चाहते? बाहर 50% लोग टैक्स दे के खुश क्यों हैं? ये वो सवाल है जिस पे रियासत पाकिस्तान को गौर करना चाहिए, और इस सवाल का जवाब एक ही है क्या जी? कि रियासत और शहरी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जो कि वो वक्त के साथ साथ बड़ा ही कमज़ोर हो गया, बल्कि ख़त्म होता जा रहा है। यानी रियासत शहरियों को ऑन नहीं कर रही है, नतीजतन शहरी रियासत को ऑन नहीं कर रहे। अगर जो शहरी रियासत को टैक्स दे रहा है उसके एवज रियासत उसको कुछ दे रही हो, ठीक है, सिक्योरिटी दे रही हो, हेल्थ दे रही हो, एजुकेशन दे रही हो, तो वो खुशी से टैक्स देगा। और यही वजह है कि लोग कैश अपने घरों में रखते हैं, लोग पैसे जमा नहीं कराते, लोग बैंकिंग सिस्टम से डरते हैं, लोग टैक्स के नेट में आने से डरते हैं। हालांकि लोगों को ये बताने की जरूरत है कि आप टैक्स नेट का हिस्सा बनेंगे सही है, तो आपके लिए ये बेहतर होगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ सारे नोट एक बार चेंज कर दें, सब पता चल जाएगा। एक बार सिंपल है, चेंज कर दें, वो सारा काला धन बाहर आ जाएगा। हर 5 साल के बाद चेंज करें। दूसरा ये कि एमनेस्टी स्कीमें आपने इतनी बार दी हैं, हाँ। कोई एक ऐसी दें कि एक दफा सारा पैसा जो अंदर पड़ा हुआ है, बाहर आ अभी भी आप कराची में चले जाएं, एक एक घर के अंदर इतना पैसा पड़ा है कि एक सूबे का बजट से ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है। बलूचिस्तान की माली बेजाब्तियों का हिसाब है, तय खानों के अंदर पैसे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे हैं। और जो दुबई पैसे जाते थे ना, एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने मुझे बताया कि उसने कहा बोरियों के अंदर पैसे रख के भर के, तो होता यह था कि लॉन्चों में जो पैसे जाते हैं तो वो समुद्र की खास जगह होती है, वहां पे फेंक दिए जाते हैं, और वहां से फिर निकाल के उनको पता होता है बोरियां की बोरियां रख के वो सीधी लॉन्चेस के जरिए बाहर जाते थे। क्या और कहते हैं हमने कई बोरियां पकड़ी भी। सही। तो इस तरह पैसा जा रहा है, इस तरह अनडॉक्यूमेंटेड पैसा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो राणा साहब एनिमल देख बोरी का कोई ड्रेस ही ना मैं दसा पाए नो तो नहीं लिया सकते। आप बोरी का ना बताएं, वो जो समुद्र से बोरियां निकाल के इस तरह करते हैं ना खुश करने के लिए, उनका नाम बता दें। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹ ਕਵਰ ऐसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। हाँ नहीं देखो ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ उसे ਦੱਸੋ सारा इतनी पता देर है। ਦੇ सोची जा रहे हैं। उसे उन्हें पता है कि कवर कैसे होते हैं, ये वो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते हैं। मुखबरी करते अच्छा मैं क्या 15 मिनट तो ही सोची जा रहे हैं, वो पैसे भेज गए होंगे, इस्त्री किए होंगे। ऐसे गरीब लोग, हम गरीब लोग हैं ना, हमारी अप्रोच जो है ना वो यहाँ तक ही है कि यार वो पानी सुट देंगे ते कड़ के लेंगे, तो ये हालांकि मैं तो ये मोनी सिलाही से पूछ लेना। नहीं मैं मोनी सिलाही से क्यों पूछूं, वो तो रूपोश है, मैं सिंध के वजीरों से ना पूछ लूं। नहीं वही जिनकी शिपों का मुतालिक कहा जा रहा था कि वो भर भर के जा रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल साफ हो गई हैं, उनके हाथ साफ हो गए हैं, वो अब वजीर हो गए, नेक पारसा हो गए। क्या बात, ठीक है ना। तो अब उनसे मैं, उनके तो ड्राई क्लीन हो गई भी है, तो मैं उनसे तो नहीं पूछ सकता। लेकिन दिलचस्प बात यह कि मैं अयान अली से भी नहीं पूछ सकता कि अयान अली साहिबा आप किधर चली गई, दुबई, आप तो मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई थी, पूछ लो नंबर। ठीक है ना। तो मैं तो उस बंदे से भी नहीं पूछ सकता जो तफ्तीश कर रहा था और सुना फिर वो दौरान तफ्तीश अफसर मर भी गया था। मैं तो उससे भी नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये भाई बड़ा तगड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर बकौल जुल्फकार राहत साहब के लोग रियासत पे यकीन नहीं करते। मेरे तो बात है, ठीक है ना, आपने कहा है ना कि रियासत पे यकीन नहीं करते, क्योंकि रियासत ये जो हुकूमत है इस पे इसलिए यकीन नहीं करते कि उन्हें पता है कि ये तो हमारा मैंडेट तक चोरी कर लेते तो हमारे पैसे कहां से महफूज होंगे। उन्हें ये पता है कि ये हम पैसे देंगे तो इनके बच्चे बाहर जाके खरबोपति हो जाएंगे, क्या बात, इनके महल बन जाएंगे, इनके जनाब अली बैंक अकाउंट बन जाएंगे, इनके मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर फैक्ट्रियां बन जाएंगी, तो लोग क्यों ट्रस्ट करें। लेकिन इसके बावजूद अब सुने जरा, कल जो सबसे दिलचस्प बात हुई, वजीर खजाना साहब से पूछा गया, जुल्फकार साहब आप भी सुनिए, आपको भी इसमें इबरत मिलेगी। उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आपने उनकी 21,000 लाख सैलरी कर दी, आपने एक मजदूर की 37,000 ही रहने दी। तो पता है उसने क्या जवाब दिया, कहता जी हमने कोशिश की थी लेकिन जो हमारे सरमायादार और सनतकार है ना वो माने नहीं। यार क्या है हम लोग, एक तरफ आप IMF की कह रहे, एक तरफ आप कह रहे कि हमारे पाकिस्तान के सनतकार और सरमायाकार नहीं माने, जिन्हें हम पाल रहे हैं, मैं पालता हूं उन्हें, मैं देता हूं टैक्स सुबह से लेकर रात तक। कितने लोग हैं ये टैक्स नेट के अंदर? 30 लाख। 30 लाख, 24 करोड़ मुल्क के अंदर 30 लाख लोग नेट में हैं, जिसमें 3 हम शामिल हैं जी। ठीक है ना। हमारे गले पे छुरी चलाते हो तुम। मैं कमाऊं तब टैक्स,
जमा कराऊं तब टैक्स, निकालूं तब टैक्स, खर्चूं तब टैक्स, घर जाऊं तब टैक्स, सिर्फ हम पे टैक्स है। यस ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें इलेक्शन के अंदर पैसे देते हैं करोड़ों रुपए कैंपेन के नाम पे, क्योंकि वो तुम्हें इलेक्शन के अंदर करोड़ों रुपए देते हैं कि आप इसे इस्तेमाल करके वोट खरीद लें या छीन लें या जमीन खरीद लें। ठीक है, ताजरों को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने बिल बोर्ड लाने ने थोड़े, वो मार्केट है आपके खिलाफ। ये लिबर्टी मार्केट में एक दफा, सिर्फ एक दफा हुआ जी, इस लिबर्टी मार्केट के अंदर आज हर हाल में FBI वाले जो हैं तमाम दुकानों का वो करेंगे। उन्होंने हड़ताल की थी, अगले दिन कान फड़ के माफी मांग लिया, हमें माफ कर दें, हम दोबारा नहीं आएंगे। सब गरीब आदमी पे छुरी चला सकते हैं। वो कौन सरमायादार है? मुझे नाम चाहिए। मैं सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी के तौर पे, टैक्स पेयर हूं मैं सवाल कर रहा हूं वजीर खजाना साहब आपसे, हमें बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने कहा कि 37,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं जानी चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के मजदूरों के हक छीने और जिन्होंने कोठियां बनाई हैं, बंगले बनाए। तो आपको पता है जाली जो सिगरेट्स तंबाकू इंडस्ट्री है उसमें अरबों रुपए का तो टैक्स चोरी हो जाता है। अरबों रुपए की जाली वो बनती है। और इस पे लतीफा सुन ले, कायमा कमेटी का इजलास हुआ इस बात पे कि जी टबैको कंपनियां जो हैं वो टैक्स नहीं देती। एंड यू नो हु वर हेडिंग दैट, दो वो लोग जिनकी अपनी टबैको कंपनी है। यार आपने हमें बिल्कुल ही बेवकूफ, आपने समझ लिया कि ये इनको ना जीने का हक है ना सोचने का हक है। आप ऊपर आके बैठ गए, आपसे अच्छे तो बरतानवी वायसराय थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये इंपोर्ट किए हुए वजीर खारजा वगैरह, इनको क्या पता है कि इंसान की जिंदगी कैसे, पाकिस्तान में लोग कैसे भूखे मर रहे। उन्हें कहा जी 33,000 नहीं बढ़ा सकते, 22 लाख बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि 9 साल से नहीं बढ़े। हाँ जी, ठीक है ना। तब महंगाई अल्लाह का शुक्र है आप एरियर नहीं डाले 9 साल के, कि वो भी 2 जी ने सबको। आपने वो देखा है, उसका इतलाक कब से होगा राना साहब? 1 जनवरी से उसका इतलाक होगा। जो पीछे आधा साल गुजर गया उसके पैसे भी इनको दिए जाएंगे। 2024 से भी हो सकता है। 25 से हुआ है फिलहाल। नहीं, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। साल पहले से भी कर सकते हैं। मैं ये हैरान होती हूँ कि इसमें IMF ने अब सिर्फ एतराज लगाया है, नथिंग एल्स, इससे अलावा कुछ भी नहीं। देखिए IMF जब कहता है कि आप ब्यूरोक्रेट्स के सासे बाहर लाओ, आप फलाने के सासे पब्लिक करो, वो तो करते नहीं। IMF बहुत सारी और बातें कहता है कि याशियां बंद करो, वो याशियां बंद नहीं करते। IMF का भी एक टकोसला है ना पूरा। हाँ। जो चीज करनी होती है IMF पे डाल दो। और हमें IPPs का ये IMF बता रहे थे, बाद में पता चला कि अब देखिए ना कि सरमायाकार नहीं मान रहे कि गरीबों को, वो कल को कहेंगे जी गरीब जिंदा नहीं रहने चाहिए, सरमायाकारों का मुतालबा मार देने। तो फिर औरंगजेब साहब तो शायद कुछ जहर जरूर कुछ 10 किलो ला के तकसीम करना शुरू कर देंगे, चूंकि सरमायाकारों ने कहा। तो मेरा ख्याल है कि मिडिल क्लास किसी भी सोसाइटी की एक पिलर होती है जिस पे सोसाइटी खड़ी होती है। सही है। तो ये सारे लोग जो लीड क्लब है, जो लीड क्लास है, ये मिल मिला के पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को खत्म कर रहे हैं। अच्छा, आपने बल्कि कर ही चुके हैं तकरीबन। अब तो बस फातिहा वाला मामला है, सारी मिडिल क्लास खत्म हो गई है। सफेद पोश अपनी भरम और इज्जत कायम रखना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। यकीन करो। सैलरी पर्सन की बात हम कर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिल गया, रो रहे सारे सैलरी पर्सन बिलो द बेल। आप जब जाकर नहीं सैलरी पर्सन भी कौन से, एक मिनट सुने मेरी बात, सरकारी मुलाजिम जिनके मुतालिक आप लोग ये कहते हैं कि ये काम नहीं करते, जो क्या कहते हैं घर बैठ के तनख्वाहें लेते, उनको रिलीफ, ठीक है, उनको रिलीफ दे रहे हैं आप। जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान के दफातर का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने मुतालबात मनाने के लिए जब चाहे हड़ताल करके वो बैठ जाते। चले मेरे साथ, आप हम तीनों चलते हैं एक आम आदमी की हैसियत से। वैसे हम आदमी हम कौन से कोई बिरला टाटा क्या कहते हैं या अंबानी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप चले हैं हमारे साथ और वहां जाके थ्रू प्रॉपर चैनल एक काम करके करा के दिखा दे, मैं आपको मान जाऊंगा। उनकी तनख्वाह बढ़ा रहे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जो सुबह से शाम, ये मेरा कैमरा मैन ये सुबह से शाम तक काम कर रहा होता है, ठीक है ना। उनको किसी ने सोचा कि इनकी ना तनख्वाह बढ़नी है ना इनका कुछ होना है, इन पर टैक्स भी उतने ही लगने, इनकी जिंदगी भी उतनी है जीर्ण होनी है। इनके लिए आप क्या करें? रियासत जो है वो चंद सरकारी मुलाजमों के लिए बनी हुई है। मैं राना साहब अब की बात बिल्कुल ठीक है। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि मोहम्मद औरंगजेब जब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने कभी उनकी तब की बॉडी लैंग्वेज देखी थी? हम राइट साइजिंग को कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वो बेचारगी वाली सूरत हाल में जब उन्होंने बजट पेश किया और बजट के बाद के पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हाँ किया तो किया। आई मीन इनके अंदर वो दूसरी बात सुन ले, वो जो क्लिप आपने चलाया और हमने उस पर जान के ज्यादा बात नहीं की। आप कौन होते हैं इलेक्टेड, एक क्या नाम है
MNA है और एक इलेक्टेड क्या कहते हैं मिनिस्टर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, और अता तारड़ का किरदार इस हुकूमत के प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा है। जंग के अंदर अता तारड़ ने जिस तरह काम किया कोई उसमें शक नहीं है कि उन्होंने एक वो वजीर इत्तलात के तौर पे अपने आप को एक अच्छा वो साबित किया। वो क्या आपसे पूछ के जाएंगे, ये पूछ के आएंगे? आप इसलिए कि बाहर से इंपोर्ट हुए में आप वायसराय हैं, इसलिए आप उनको हिदायत देंगे, ये कहेंगे कि मैं उस अफसर को देख। आप कौन होते उस अफसर को देखने वाले? आपकी डोमेन ही नहीं है, वो डोमेन ही नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात। और इस लहजे में या इस टोन में उनको अता तारड़ से बात करनी भी नहीं चाहिए थी। एनीवेज नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।